हमारा टॉपिक है ओवेरियन साइकिल। अब आज हम देखेंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में जो हमारे पास ओवेरियन साइकिल अकर होता है कि उसमें हमारे पास क्या क्या चेंजेस आती हैं, वो कैसे होते हैं, सारा कुछ उसमें एंड ऑल दैट। अब सबसे पहले ओवेरियन साइकिल होता क्या है? ओवेरियन साइकिल होता है ड्यू टू द एफएसएच और एलएच हमारी बॉडी की ओवरीज में कुछ साइक्लिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, और इसका जो साइकिल होता है पूरा उन साइक्लिकल चेंजेस का, उस साइकिल को हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? अब सबसे पहले हमारे पास होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। जर्म सेल वो स्ट्रक्चर होता है कि जिसने हमारे पास उस आगे उगोनिया में कन्वर्ट होना होता है। जर्म सेल हम उसे कहते हैं, जिसने आगे हमारे पास गमीट बनाना होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है सबसे पहले, जो कि आगे कन्वर्ट होता है उगोनियम में। उगोनियम में वो कन्वर्ट होता है, माइटोसिस होती है, और उसके बाद वो हमारे पास जाता है प्राइमरी oocyte में मायोसिस 1 के थ्रू। मायोसिस 1 के थ्रू हमारे पास प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है कि वो प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाता है, मतलब इधर से आगे वो नहीं जा सकता। और ये सारा प्रोसेस जो अकर कर रहा होता है ये एम्ब्रियो के अंदर हो रहा होता है। मतलब कि ये होता है कि ये एक फीमेल एम्ब्रियो के अंदर हो रहा होता है, इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब बर्थ से पहले ये सारा प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी के अंदर एक फीमेल एम्ब्रियो में। और जो इसके आगे प्रोसेस होना होता है वो होता है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी दैट अकर नॉर्मली 13 ईयर ऑफ एज एवरेज होती है, जिसके आगे ये अकर होता है प्यूबर्टी के बाद। तो अभी क्या होता है कि ये तो हमारे पास हो गया प्रेगनेंसी में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोफेज 1 में आके अरेस्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte। अब आगे क्या होता है एट प्यूबर्टी? अब जब हमारे पास प्यूबर्टी रीच कर जाती है तो हमारे पास जो प्राइमरी oocyte होती है ना, अब हमारे पास ये होती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज़ हेयर। प्यूबर्टी में हमारे पास ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये क्या होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल? बॉडी में सेवरल प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं प्यूबर्टी में। अब प्राइमरी oocyte को उसकी सराउंडिंग कवरिंग के साथ जब हम लेते हैं ना, मतलब कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल इक्वल्स टू प्राइमरी oocyte प्लस उसकी कवरिंग्स, उसकी सराउंडिंग में जो कवरिंग्स होती हैं मिलके हमारे पास बनाती हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। मतलब कि हमारे पास प्राइमरी oocyte में कोई चेंज नहीं आया, वो वहीं पे रहेगी, वो बीच में ही रहेगी, उसके इर्द गिर्द हमारे पास कवरिंग्स चेंज हो रही हैं, कवरिंग में चेंज आया, इसलिए प्राइमरी oocyte प्लस कवरिंग्स इक्वल्स टू सेवरल प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, जो कि हमारे पास प्यूबर्टी की स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है कि अब यहाँ पे तो हो गया फॉलिकल में, अब ये क्या होगा? अब प्यूबर्टी में प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो होते हैं ना वो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। मतलब क्या होगा कि सेवरल बहुत ज़्यादा प्राइमोर्डियल फॉलिकल होंगे जो कि 5 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होंगे। अब इधर देखें, अब इधर भी फॉलिकल है, इधर भी फॉलिकल है, और आगे भी अभी हमारे पास फॉलिकल ही आएगा। मतलब कि हमारे पास प्राइमरी oocyte चेंज नहीं हो रही, हमारे पास उसकी कवरिंग्स चेंज हो रही है, उसके सराउंडिंग में जो कवरिंग्स है ना वो चेंज हो रही हैं। अब क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, और अब 5 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स में से सिर्फ एक फॉलिकल जो होता है ना वो मैच्योर फॉलिकल में प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। और फिर जो मैच्योर फॉलिकल होता है उसमें जो हमारे पास आता है LH सर्ज आता है, LH काफ़ी ज़्यादा आ जाता है ओवरीज में, LH का सर्ज होता है, पीक होती है। उसके बाद फिर इस पीक की वजह से हमारे पास रप्चर होता है थ्रू दी ओवरी, और रप्चर क्या होगा? मैच्योर फॉलिकल नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte होगी, जो कि फिर oocyte से एक्सपेल हो जाएगी। अब होता क्या है, मैच्योर फॉलिकल बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि हम प्रोफेज 1 में पहले तो हम अरेस्टेड थे, लेकिन अब हमने इधर से निकल जाना है। अब हमने नहीं, सॉरी, जो हमारे पास मैच्योर फॉलिकल है उसने निकल जाना है, प्राइमरी oocyte ने इधर से निकल जाना है, और ये जाएगा फिर सेकेंडरी oocyte बना देगा, मायोसिस 2 होगी, सेकेंडरी oocyte बना देगा। और फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है ना
प्यूबर्टी के बाद ये जो है ये एक्सपेल होती है ओवरीज से एक्सपेल होगी और फिर ये बाहर जाएगी ओवरीज से, और ये जाती है जाके एम्प्यूला में, यूट्राइन ट्यूब में, और वहाँ पे जाके ये फिर से एक स्टेज में अरेस्ट हो जाती है। लेकिन ये स्टेज क्या होती है, ये कैसी स्टेज होती है कि आइदर के फर्टिलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही। मतलब कि अगर तो सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिल गया तो वो उगोनिया बना देगी, और अगर नहीं मिला तो वो नहीं बनाएगी, तो फिर वो मेंस्ट्रुएशन वगैरह वो सारा प्रोसेस अकर हो जाता है। अगर तो उसे मिल जाता है स्पर्म तो वो ब्लास्टोसिस्ट बनाएगी, आगे वो सारे मॉड्यूला वगैरह सब कुछ बनाएगी, और फिर वो इम्प्लांट होगी और एम्ब्रियो वो कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर तो उसको स्पर्म नहीं मिलता तो वो फिर अरेस्ट हो जाती है और वो नहीं बनाती। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेकेंडरी oocyte तो बन गई, अभी इसने एक्सपेल होना था। अब हम देखते हैं कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल वगैरह स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। अब इसके लिए हमारे पास ये है डायग्राम्स। अब ये हमारे पास है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में क्या होता है, बीच में प्राइमरी oocyte होती है हमने कहा था, और उसकी आउटर में ये कवरिंग्स आ जाती हैं। इसकी वजह से हम इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये अकेली प्राइमरी oocyte थी, अब इसकी कवरिंग आ गई तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल बन गई। और प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट होता है, हमारे पास मायोसिस होती है, मायोसिस नहीं होती सॉरी, ये हमारे पास कन्वर्ट होता है ग्रोइंग फॉलिकल में। और ये हमारे पास होता है फिर ग्रोइंग फॉलिकल में। इसमें चेंजेस क्या आएंगी कि हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल को ग्रोइंग फॉलिकल से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि इसमें हमारे पास ये जो फ्लैटेंड सेल्स थे ना, स्क्वेमस सेल्स, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलमनर सेल्स में। ये देखें कॉलमनर क्यूबाइडल टाइप शेप सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। ये इधर अपीयर हो जाते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। और ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर हमारे पास एक आ जाती है कवरिंग, जिसको हम कहते हैं ज़ूना पेलुसिडा। ये हमारे पास अपीयर हो जाती है। और ये दोनों जब अपीयर होंगी तो हम इसको जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया, इधर फैला हुआ है, इधर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज है। अब हम इसको कह देते हैं ग्रोइंग फॉलिकल। अब जो ग्रोइंग फॉलिकल है ना, ग्रोइंग फॉलिकल मतलब प्राइमरी फॉलिकल जो हम हैं, इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा था कि मैच्योर फॉलिकल में, हमने कहा था कि इसको हम मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ दिस, जो कि आगे फिर रप्चर होता है। लेकिन अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि बीच में हमारे पास ये कैसे बनते हैं। मैच्योर फॉलिकल बनने से पहले हमारे पास एक वेसिकुलर फॉलिकल भी बनता है। अब उसमें क्या होता है, अब ग्रोइंग फॉलिकल से वेसिकुलर फॉलिकल कैसे बनेगा कि जो हमारे पास है ना ग्रेनुलोसा सेल्स, वो मल्टीपल और लेयर्स आ जाएंगी। पहले तो सिंगल लेयर थी, वो 2-3 लेयर्स में कन्वर्ट हुई, अब वो थोड़ी और लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखेंगे कितना डेंस हो गए हैं। और उसके बाद हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू है वो थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और हमारे पास 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थीका एक्सटर्ना एंड द थीका इंटरना। जो थीका एक्सटर्ना है ना वो कैप्सूल लाइक लेयर होती है, और जो थीका इंटरना है ना वो इंटरनल वेस्कुलर लेयर होती है। उधर से ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, प्रोट्रूड करती हैं, ग्रो करती हैं थीका इंटरना के अंदर, और फिर वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं टू द oocyte या फिर एम्ब्रियो जो उन्होंने देनी होती है। और उसके बाद फिर जो हमारे पास होती है ना, हमारे पास कुछ फ्लूइड स्पेसेस बन जाती हैं इधर। और सबसे पहले तो ये ऐसी ही होती है, इसी तरह डेंस होती है। उसके बाद एंट्रम बाद में अपीयर होता है। जो एंट्रम होता है ना वो क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस हमारे पास अपीयर करती हैं अराउंड द फॉलिक्यूलर सेल्स यहाँ पे, और फिर वो जो यहाँ पे इतनी सी स्पेस होगी, इतनी सी, और फिर वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं और वो बनाती हैं द बिग कैविटी, दैट इज़ द एंट्रम। एंट्रम की अपीयरेंस के बाद हम इसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल और द वेसिक्यूलर फॉलिकल। सेकेंडरी और द वेसिक्यूलर फॉलिकल। अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी oocyte जो होती है, ये जो होती है एक साइड पे चली जाती है और ये कवरिंग इस तरह आ जाती है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, दैट इज़
द मैच्योर वेसिकुलर फॉलिकल। इसमें भी हमारे पास एंट्रम थोड़ी और बड़ी हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है सर्कुलर फॉर्म में। उसके बाद थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना एंड ऑल दैट। अब उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ओव्यूलेशन होनी होती है। एलएच सर्ज होता है, सेकेंडरी oocyte जो होती है वो ओव्यूलेट होती है। सेकेंडरी oocyte के इर्द गिर्द हमारे पास ये सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्यूमुलस ओफरस सेल्स, और ये हमारे पास होती है फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो oocyte जो कि सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के बाद ओव्यूलेट हो रही होती है। अब जो हमारे पास होता है ना पीछे, ये तो ओव्यूलेट हो गई, बाहर चली गई। अब जो हमारे पास ये पीछे स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और जो कैप्सूल वगैरह होते हैं सारे, ये हमारे पास ये जो सारा मिलके बनाते हैं एक स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या होता है? ये ना मतलब कि क्रम्पल्ड फॉर्म में चली जाती हैं। क्या होता है कि जब हमारे पास ओव्यूलेशन हो जाती है ना, तो ओवेरियन फॉलिकल और थीका फॉलिकुलाई जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, और वो एक दूसरे के फोल्ड्स की फॉर्म में मतलब वहाँ पे गिर जाते हैं ओवरी के अंदर, और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है? प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ कराती है। प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज़ कराती है, जो कि आगे भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम की भी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक होती है ऑफ द प्रेगनेंसी एंड एक होती है ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी वाले में क्या होता है कि वो HCG रिलीज़ करता है। जब डीजनरेट होता है ना कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास, तो वो HCG हार्मोन रिलीज़ करता है, जिससे भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो पॉजिटिव आता है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है प्रेगनेंसी का, ये इंपॉर्टेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन के लिए। और ये क्या करते हैं? फंक्शनली एक्टिव होते हैं फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। उसके बाद ये डिजेनरेट कर जाता है, और जो प्लेसेंटा होता है वो बन चुका होता है, और फिर वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वगैरह को हैंडल करता है, फिर इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं ना मेंस्ट्रुएशन का, ये 10 to 12 डेज़ के बाद जो होता है डिजेनरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और जो इसके डिजेनरेट होने के बाद हमारी ओवरीज पे एक स्कार रह जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ये होता है सारा प्रोसेस। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास वो कौन से हार्मोन्स हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं सारे ओव्यूलेशन वगैरह के प्रोसेस को। अब इसके लिए हमारे पास आती है ये डायग्राम, इसको थोड़ा सा जूम आउट किया, दिस वन। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो ओवेरियन साइकिल है ना सारा, ये हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। अब हाइपोथैलेमस में क्या होता है? इम्पल्सेस आती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आती हैं, वो उसके एंटीरियर लूप से हमारे पास एक हार्मोन रिलीज़ होता है, दैट इज़ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग। नहीं, सबसे पहले हमारे पास हाइपोथैलेमस से सिग्नल आते हैं थ्रू द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूप के पास आते हैं, और यहाँ से भी गोनाडोट्रोपिन्स की रिलीज़ कराते हैं। अब गोनाडोट्रोपिन्स कौन से होते हैं? दैट इज़ द FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द LH दैट इज़ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल होता है अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, दैट इज़ हेयर एंड हेयर, बस। उसके बाद जो हमारे पास सारा काम होता है वो LH का होता है बाद में, जो उसने ओव्यूलेशन के बाद सारा काम LH का होता है। LH लेट स्टेजेस में चाहिए होता है, FSH अर्ली स्टेजेस में चाहिए होता है। जो होता है ना, इन दोनों के अलावा भी हमारे पास दो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ द ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट होता है फॉर दी प्रेगनेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ये। और जो ईस्ट्रोजन होता है ये वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है इस साइकिल में। ईस्ट्रोजन हमारे पास किन किन जगहों से रिलीज़ हो रहा होता है हम देखते हैं। ईस्ट्रोजन हमारे पास रिलीज़ होता है थ्रू द ग्रोइंग फॉलिकल, थ्रू द थीका इंटरना, वेस्कुलर थीका इंटरना,
और ये हमारे पास होता है फ्रॉम द एंड, हमारे पास ऐसे होता है कि वेस्कुलर थिका इंटरना जो होता है ना, वह एंड्रोजन्स भी बना रहा होता है, एंड्रोजन्स, जो कि आगे फिर ये भी कन्वर्ट होते हैं ईस्ट्रोजन के अंदर, ईस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटरस्टिशियल ग्लैंड्स ऑफ ओवरी, इंटरस्टिशियल ग्लैंड्स ऑफ ओवरी, यहाँ से भी ये रिलीज़ हो रहा होता है। ये और एस्ट्रोजन का हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पूरे में। सबसे पहले हमारे पास ऐसे होता है कि जो ईस्ट्रोजन होता है ना, वो शुरू की स्टेजेस में बहुत ज़्यादा होता है, शुरू की स्टेजेस में ज़्यादा होता है, बाद में कम होता जाता है। अब इसका भी एक साइकिल होता है पूरा, दैट इज़ दिस वन। अब इसमें हमारे पास क्या बताया गया कि हमारी मेंस्ट्रुएशन होती है डे 1 टू डे 5, 4 to 5 डेज़ ये होती है। उसके बाद फिर जो प्रोलिफरेटिव फेज़ आती है वो आती है, ये होती है ऑलमोस्ट ऑफ 9 डेज़ ऑन एवरेज। और उसके बाद फिर ल्यूटियल फेज़ आती है 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन के बाद, 13 डेज़ की ये ल्यूटियल फेज़ होती है। फिर इस्कीमिया एंड फिर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस्कीमिया होता है 24 आवर्स का या 1 डे का। अब जो ओव्यूलेशन होती है ना, ये LH सर्च के 12 to 24 आवर्स के बाद होती है। LH सर्च पहले होगा, फिर 12 to 24 आवर्स के अंदर अंदर हमारे पास हो जाएगी ओव्यूलेशन। अब इधर इन्होंने बताया कि FSH हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल और ओव्यूलेशन तक यूज़ हो रहा है, और मैच्योर फॉलिकल से आगे हमारे पास LH यूज़ होता है। अब इन्होंने कहा है कि ग्रोइंग फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल जो हमारे पास है ना, थिका इंटरना जो हमारे पास है, एस्ट्रोजन भी रिलीज़ करती हैं, जो कि लाइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है यूट्रस की। और उसके बाद जो हमारे पास बाद में कॉर्पस ल्यूटियम से हमारे पास प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों आ रहे होते हैं। ये होता है इसका सारा। और अब हम देखेंगे ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन में क्या होता है, दरअसल ना ऐसे होता है कि जब LH सर्ज होती है विदिन 24 to 12 आवर हमारे पास ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन कैसे होती है, जो सेकेंडरी oocyte होती है ना, ये एक स्टिग्मा टाइप प्रोड्यूस करती है ओवरी के ऊपर, एक स्टिग्मा स्मॉल स्वेलिंग टाइप बल्ज सा बना देती है ओवरी के ऊपर, ग्रोथ स्पर्ट होता है एक। और उसके बाद क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte होती है, इसके जो कुछ सेल्स होते हैं, क्यूमुलस ओफोरस सेल्स जो हमने आगे देखे थे, वो जो सेल्स होते हैं ना, वो डिटैच हो जाते हैं और वो यहाँ से इधर को थोड़ा सा पास आउट करते हैं, ये आप देख रहे हैं। और यह इन्हीं सेल्स के साथ साथ हमारे पास सेकेंडरी oocyte भी यहाँ से ओव्यूलेट होती है। अब ये कैसे होती है कि हमारे पास एक स्टिग्मा प्रोड्यूस हुआ है बलून का, एक वेजिकल टाइप का, उसने फिर एक्सपेल की सेकेंडरी oocyte विद द फॉलिक्यूलर फ्लूइड भी साथ ही जाएगा। और इस सब में हमारे पास ये होता है कि एक्सपल्जन ऑफ द oocyte रिजल्ट क्यों कर रही है, कि जब यहाँ पे ये हुआ ना, तो फिर इंट्रा फॉलिक्यूलर प्रेशर इतना रेज करता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte है ये भी पास आउट करती है फॉलिक्यूलर फ्लूइड के साथ ही, और यहाँ से स्क्वीज़ होके वो फिम्ब्री के थ्रू एम्प्यूला ऑफ द ट्यूब में चली जाती है। और एम्प्यूला में जाके वो अवेट करती है कि वहाँ सब स्पर्म के लिए कि उसकी आइदर कि उसकी स्पर्म की डिज़ायर कंप्लीट होगी कि नहीं, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम का प्रेगनेंसी का बनेगा कि दूसरा बनेगा, वो सारा चक्कर। अब क्या होता है कि यहाँ से ये निकल गई, उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप कर रहे हैं। और इस सब में हमारे पास ये होता है कि जो एक्सपेल्ड सेकेंडरी oocyte होती है ना, इसके साथ हमारे पास ज़ोना पेल्यूसिडा भी एक्सपेल हो जाता है, वो सराउंडेड होती है ज़ोना पेल्यूसिडा से, और 1 या 2 फॉलिक्यूलर सेल की लेयर्स भी उसके साथ जाती हैं, जिनको कि हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, दैट इज़ हेयर कोरोना रेडिएटा। और ये जो oocyte क्यूमुलस कम्प्लेक्स होता है ना, ये बन जाता है उधर हमारे पास। और अब हम देखेंगे जो ज़ोना पेल्यूसिडा होता है, जो मैंने आपको आगे भी दिखाया था, वो रेड से कलर का था एक डायग्राम में। ज़ोना पेल्यूसिडा में हमारे पास 3 प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। वो कौन सी होती हैं, ये होता है हमारे पास ज़ोना पेल्यूसिडा। इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज़ द ज़ोना पेल्यूसिडा A, ज़ोना पेल्यूसिडा B एंड ज़ोना पेल्यूसिडा C। ये 3 हमारे पास होती है। एक नेटवर्क बनाती है फिलामेंट्स का या पोर्स का उसके अराउंड द सेकेंडरी oocyte या प्राइमरी oocyte।
जो भी कहा जाए। और आप कई दफ़ा आप नोट किया होगा कि जब भी ओव्यूलेशन हो रही होती है तो कुछ फीमेल्स होती हैं कि उनको कुछ पेन फील हो रही होती है, मतलब कि ना तो मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है, बीच इन द मिडल ऑफ द साइकिल, ओवेरियन साइकिल, उनको ना एक पेन फील होती है 1 डे के लिए, 2 डेज़ के लिए। तो पेन क्या होती है? वो पेन इसलिए हो रही होती है क्योंकि उस टाइम में ओव्यूलेशन हो रही होती है इन द मिडल ऑफ द साइकिल। वो एब्डोमिनल पेन होती है और उसको हम कहते हैं मिटल शिमर्स।